हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं जिनका अनुभव हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इनकी सर्जरी जो एसीएल की है वो परसों ही हुई है और उसके बाद आज हम इनको कुछ एक्सरसाइज भी सिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि एसीएल के बाद आने वाले 48 आवर्स में आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आपका एसीएल के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी बातें आपको इसमें पता चल जाएंगी। तो आपका नाम क्या है भैया? शिवम शर्मा। शिवम, आपको थोड़ा तेज़ बात करनी पड़ेगी। शिवम शर्मा मेरा नाम। शिवम, आप कहाँ के रहने वाले हो? धौलपुर के पास में सैंपा है। आप धौलपुर के रहने वाले हो। तो आपको एसीएल की जो इंजरी थी वो कैसे हुई थी और कितने दिन पहले हुई थी? ये 2 साल समथिंग हो गए इसको लगे हुए। आपको 2 साल हो गए थे। कैसे लगी थी आपको एसीएल की चोट? ये डांस करने से लग गई थी। डांस करते वक्त लगी थी। तो उसके बाद क्या आप खड़े होकर चलने लग गए थे? आप चल सकते थे उसके बाद? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, चल नहीं पाता था मैं गिर जाता था, परेशानी बहुत होती थी। मतलब आप जब चलने की कोशिश करते थे तो आप गिर जाते थे। तो नॉर्मल चलने में ही आप गिर जाया करते थे या रनिंग करते वक्त आप गिरते थे? रनिंग करते समय गिर जाता था। और नॉर्मल जो घर में चलते हैं उसमें कोई दिक्कत थी क्या आपको? वो से कम परेशानी होती थी, ज़्यादा नहीं होती थी उसमें। और सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको क्या क्या दिक्कत आती थी? सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए तो इसे पैर को पकड़ के चढ़ना पड़ता था मेरे को। अच्छा, मतलब जो आपको चोट लगी उसके बाद एक बार थोड़े बहुत चलने में तो नॉर्मल में भी आपको दिक्कत थी, बहुत दिक्कत थी। और उसके बाद जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते या तेज़ चलते तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं था। फिर आपको आपको ये कैसे पता चला कि आपको एसीएल टूटा है? नहीं, मैंने एमआरआई कराई थी यहीं पे आके, जयपुर में आके, फिर आपको दिखाया मैंने, तो ये आपने बताया था। देखिए दोस्तों, एसीएल के बाद क्या होता है कि एक्सरे पे तो कुछ भी दिखता नहीं है, एक्सरे नॉर्मल दिखता है। तो काफ़ी सारे लोग ये सोचकर खुश भी हो जाते हैं कि मेरे कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, और नॉर्मल चलने फिरने में ज़्यादातर एसीएल में कोई ख़ास दिक्कत होती भी नहीं है। क्योंकि एसीएल जो लिगामेंट है उसका उपयोग तभी होता है जब पेशेंट रनिंग करता है, स्पोर्ट्स खेलता है, तेज़ चलने की कोशिश करता है, या ऊपर से जैसे थोड़ा जंप लगाने की कोशिश करता है, या फिर जैसे वो तेज़ गति से चल रहा है और पीछे से अचानक उसे कोई आवाज़ देता है तो उसे अपनी जगह खड़े खड़े घूमना होता है। तो इन सब जो मूवमेंट्स हैं उनमें एसीएल की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके एसीएल टूटा हुआ है, पार्शियल या कंप्लीट टीयर है, तो आप रनिंग नहीं कर पाएंगे, आप जंप नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, ऊंची नीची ज़मीन पे नहीं चल सकते या जंप नहीं कर सकते। ये सब प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है। तो जब आपको इस जगह के बारे में पता चला तो आपको एसीएल कराने का आपने डिसीजन लिया। अभी आपकी एसीएल सर्जरी हुई है, तो ऑपरेशन के दौरान का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑपरेशन के दौरान मैंने सब कुछ होते हुए देखा था अपनी आंखों से ही, और बिल्कुल कोई कष्ट नहीं हुआ था मेरे को। आप आराम से देख रहे थे कि क्या क्या ऑपरेशन चल रहा है। हाँ, मैं आराम से देख रहा था। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ऑपरेशन के दौरान उनको बहुत डर लगता है कि पता नहीं ऑपरेशन होगा तो कितना दर्द होगा, क्या होगा। तो पिछले 48 घंटे में आपको कितना दर्द हुआ? क्या आपको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ? नहीं नहीं, दर्द बिल्कुल नहीं हुआ था ना, ऑपरेशन के समय बिल्कुल नहीं हुआ था दर्द। ठीक है। तो दोस्तों, इनका जो ऑपरेशन था बिल्कुल अनइवेंटफुल रहा, इनको कोई पेन नहीं हुआ, सक्सेसफुल इनकी सर्जरी हो गई है। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ये मुझे नी ब्रेस खोल के दिखाएं। आप इस पट्टे को खोलिए, आप थोड़ा कैमरे को नज़दीक लाइए। दोस्तों, एसीएल सर्जरी के दूसरे ही दिन आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटी पट्टी लगा दी जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा चीरा या बहुत बड़ी बैंडेज नहीं लगाई जाती, और साथ में नी ब्रेस दे दिया जाता है जिससे कि पैर को सपोर्ट रहता है। ये नी ब्रेस आपको सोते वक्त और चलते वक्त लगाना होता है। और कुछ एक्सरसाइज है जो हम सिखाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि एसीएल के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है। एक एक्सरसाइज जो मैंने इनको दिखाई, एक बार आप एक चीज़ पे और गौर करिए कि एसीएल की 2 साल की चोट की वजह से इनका जो पैर है वो काफ़ी नरम हो गया है। यानी यहाँ की जो मसल्स है इसको टाइट करिए पूरा। हाँ, ये टाइट ये कड़क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको ये कड़क नहीं कर पा रहे, ये लूज़ हो गई है। तो जैसे अब इनकी सर्जरी हुई है तो उसके बाद धीरे धीरे थोड़े समय में इनकी जो मसल्स है उसमें ताकत आ जाएगी। जैसे ही एसीएल टूटता है पैर पे लोड पड़ना कम हो जाता है, जिसकी वजह से पैर पतला हो जाता है, जिसके बारे में आपको मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी होती है। सबसे पहले है घुटने के नीचे प्रेस करना और 10 तक काउंट करना। घुटने को नीचे दबाइए, 10 तक गिनती गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला करिए, दोबारा दबाइए, 1 2। इस तरह से 10 सेकंड तक पैर को टाइट करके रखना होता है और उसके बाद पैर को लूज़ कर लेना होता है।
इस एक्सरसाइज से धीरे धीरे आपका जो पैर है उसकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है उसमें स्ट्रॉन्गनेस आने लग जाती है। दोस्तों इस बारे में ध्यान रखिए कि काफ़ी सारे लोग बिस्तर के किनारे बैठ के क्वाड्रिसेप्स को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। जो एसीएल मसल है, जो एसीएल लिगामेंट है और जो क्वाड्रिसेप्स है, वो दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। अगर किसी भी वजह से अगर आपकी क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग बहुत जल्दी हो जाती है तो वो एसीएल को डैमेज कर सकती है। इसलिए सिर्फ आपको स्टैटिक क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज करनी होती है। डायनेमिक बिस्तर के किनारे बैठ के क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज की कोशिश बिल्कुल ना करें, वरना आप एसीएल को डैमेज कर सकते हैं। बिस्तर के किनारे बैठ के या कुर्सी पे बैठ के पैर को उठाने की जो एक्सरसाइज है उसे डायनेमिक क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। और मेरे ख्याल से ऑपरेशन के शुरू के 1.5 से 2 महीने तक अपने को, यानी कम से कम 6 वीक्स तक आपको बिस्तर के किनारे नहीं बैठना है, आपको बेड पे ही बैठना होता है। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो नी बेंडिंग की है। तो इसमें इनको थाइज़ के नीचे मैंने हाथ लगाने को बोला है और धीरे 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 पैर को खींचने के लिए बोला है। आप देखें, रोज़ 1-1 इंच पैर को आपको खींचना है और आने वाले 1.5 से 2 महीने में आपको जो पैर की जो बेंडिंग है 15 दिन में इतनी, 20 दिन में इतनी, 25 दिन में इतनी, 30 दिन में इतनी और करीब 2 महीने में पूरी बेंडिंग आ जानी चाहिए। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि बेंडिंग में बहुत जल्दीबाजी कर देते हैं और 10 से 15 दिन में ही वो पूरा पैर बेंड कर देते हैं। इसमें रिस्क ये रहता है कि अगर आप बहुत जल्दी नी बेंडिंग ले आते हैं तो इससे आपका लिगामेंट लूज़ हो सकता है और फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। तो नी बेंडिंग में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। आराम से 1 से 1.5 महीने 2 महीने में पैर बेंड करना चाहिए। जबकि कुछ लोग हद से ज़्यादा ढीले रहते हैं और वो 6-6 महीने तक भी पैर बेंड नहीं करते, वो भी गलत है। तो नी बेंडिंग में आपको बैलेंस रखना है कि आपको 1.5 से 2 महीने 3 महीने तक बेंडिंग को ले आना है। जो तीसरी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है दोस्तों, उसके लिए इनको मैं कहूँगा कि नी ब्रेस को दोबारा लगाएं। जब नी ब्रेस दोबारा लगाते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो नी ब्रेस का जो सबसे चौड़ा वाला पट्टा है वो घुटने के एकदम ऊपर आना चाहिए। जब नी ब्रेस को आप टाइटली लगा लीजिए, सोते वक्त और चलते वक्त नी ब्रेस लगाने की सलाह दी जाती है। इसको आपको लगा लेना है। एक बार आप लेट जाइए, आप पैर को सीधा ऊंचा उठा के दिखाइए। तो आपने देखा कि कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी उठा नहीं पा रहे हैं। ये नी को स्ट्रेट उठाने वाली एक्सरसाइज है। इसमें हमेशा ही नी ब्रेस लगा के ही इसको उठाना है। कभी भी बिना नी ब्रेस लगाए इसको उठाइए सीधा, इस पैर को सीधा इस तरीके से आपको पैर को नहीं उठाना है। जब भी आप पैर को उठाएंगे तो आपको नी ब्रेस लगा हुआ होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइजेज़ हैं। उसके अलावा हम इनको वॉकर से भी चलाना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें ये वॉकर से चल सकते हैं पैर पे बिना किसी वजन दिए। तो इस प्रकार से आने वाले 15 दिन तक ये वॉकर का यूज़ करेंगे और उसके बाद इनका वॉकर का यूज़ ख़त्म हो जाएगा। तो हम आपको पूरा कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि जो आपका ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहेगा और आप पूरी तरह से रिकवरी कर पाएंगे। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपकी ऑर्थोपेडिक्स में ACL से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ACL ऑनलाइन हेल्प प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो हमारी कंसल्टेशन फ़ीस है वो चुका कर और अपनी ओपिनियन ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।